गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ 2 जिसका शीर्षक है दादी माँ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जिनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ और मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई थी। लेखक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने अपने साहित्य से हिंदी साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया है। ठीक है। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोरी और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। जैसा कि पाठ का शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ का नाम सामने आते ही एक सौम्य सा चेहरा सामने आता है। दादी माँ अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करने वाली हैं। लेखक को गांव से पत्र मिलता है जिसमें दादी माँ के मृत्यु की सूचना रहती है। उसी के उसमें डूबा हुआ उसका मन अनमना सा हो जाता है, परंतु उसके जो शुभ चिंतक मित्र हैं वे उसे मुंह पर प्रसन्न करने वाली बातें करते हैं और छुट्टियों की सूचना भी देते हैं और पीठ पीछे जरा सी कमजोरी पर उसके घबराने पर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और फिर लेखक उन बातों से उबर कर सोचता है, कहता है कि जाने दो, अब मैं इन सब बातों को नहीं सोचूंगा। फिर बरबस ही उसकी आंखों के सामने एक सौम्य छवि आती है। शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। शरद की शीतल किरणों के समान स्वच्छ, उसके सामने धुंधली सी छाया अर्थात उसकी दादी माँ की छवि आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी को खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ की अपनी अपनी बातें हो। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। इस पैराग्राफ में लेखक अपने गांव के अतीत में चला जाता है। वह सोचता है कि गांव के चारों तरफ पानी हिलोरे ले रहा है और दूर सिवान से बहकर आए हुए मोथा, साई, अधगली घासें, घेऊर, बनप्याज, ये सारी घासें खेतों में उगने वाली घास हैं। नाना प्रकार के बरसाती घासों
के सड़ने से एक विचित्र गंध सी आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों मतलब तालाब में नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे ये बरसात के मौसम की बात है। बरसात के बाद जब धूप निकलता है और स्थायी रूप से जो तालाबों में पानी रहते हैं वे उसमें उगी हुई घासें क्या होती हैं, सड़ जाती हैं और उससे अजीब सी गंध आती है और उसी कीचड़ भरे पानी में बच्चे नहा रहे हैं। जैसे अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अर्थात जैसे आषाढ़ में जामुन और आम और जामुन, जो आषाढ़ के महीने गर्मी जो जून का महीना होता है, उसी में आषाढ़ हिंदी महीनों के नामों में से एक है। जैसे अंग्रेजी के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसी तरह से हिंदी महीनों के नाम होते हैं चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, चैत। उसी में से एक महीना है आषाढ़ का। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन खूब होते हैं। अगर वे ना मिले तो कोई चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ मिले। अगहन का महीना होता है नवंबर और दिसंबर का महीना, जिसमें अगहन का महीना नवंबर और दिसंबर का आधा महीना होता है, जिसमें उस समय धान कटता है और नए चूड़े होते हैं और उसके साथ उसी समय गुड़ भी गन्ने के खेतों से गन्ने को काट करके उसके रस से गुड़ बनाया जाता है और गुड़ ना मिले तो कोई दुख नहीं होता है। चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, जो सभी लोगों ने खाया भी होगा, न मिले तो अफसोस नहीं होता है। पर क्वार के दिनों में यदि पूर्ण भरे झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बुरा मालूम होता है। लेकिन ये सब ना मिले तो कोई अफसोस नहीं, परंतु अगर उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर नहाने को ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। कभी सोच रहा है, मैं भीतर हुड़क रहा था, कभी भीतर उसके लिए हुड़क रहा था, मतलब सोच रहा था कि एक दिन तो ही कूद सका था और नहा करके वह क्या हुआ, बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ना भी उसे अच्छा लगता था, जिसमें दिन भर नींबू और साबूदाना खाने को मिलता। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। बुखार चढ़ा तो उतरा ही नहीं और रजाई पे रजाई ओढ़ता रहा और उतरा भी तो रात के 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेट सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि दादी वह चादर लपेट कर सोया हुआ है और दादी नहाकर आती हैं उसी झाग वाले जल से दादी नहाकर आती हैं और अपने पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारी की धोती पहने हुए और बालों से पानी टपकता हुआ जो हमारे शरीर पर गिरता है और उससे शीतलता का आभास होता है। और उन्होंने आते ही सबसे पहले सर को छुआ, पेट को छुआ, फिर उसके बाद किसी
धारी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे से किसी बाबा के पास से लाई हुई मिट्टी को मेरे मुंह में डालती हैं और माथे पर लगाती हैं और मेरी चारपाई के पास दिन रात बैठी रहती हैं। कभी पंखा झलती हैं तो कभी हाथ पैर पकड़ के सहलाती हैं, सिर पर दालचीनी का लेप करती हैं और 20 बार छू छू कर हमारे ज्वर का, हमारे बुखार का अनुमान लगाती हैं कि कितना बुखार है। उसके बाद घर में लोगों से प्रश्न पूछ पूछ कर परेशान कर देती हैं। कहती हैं कि हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, कोई बीमार के घर में बाहर से आकर सीधे तो नहीं चलाया। आदि प्रश्नों को पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती हैं। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पार पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिराफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। शुरू करें। दादी माँ गांव गंवई की 50 दवाओं को नाम जानती थी। दादी माँ के नुस्खे आप लोगों ने सुना ही होगा। पुराने लोग घरेलू दवाओं से ही पहले उपचार करते थे। उसी तरह दादी माँ गांव की 50 दवाइयों के नाम जानती थी। गांव में अगर कोई बीमार होता वहां पहुंच जाती और उसके हाथ को छूना, माथे को छूना, पेट को छूना आदि सब करती। और मलेरिया बुखार, जिसमें जाड़ा देखकर बुखार चढ़ता है। सरसाम मतलब होता है जिसमें सिहरन और कपकपी के साथ बच्चों को होने वाला बुखार, जिसे सरसाम कहते हैं। निमोनिया, जिसमें कफ और जुखाम से जकड़ जाता है, उसे निमोनिया कहते हैं। आदि बीमारियों के बारे में बताती लोगों को। महामारी और विसूचिका के दिनों में, विसूचिका मतलब होता है हैजा, में रोज सवेरे वे स्नान करके, जब गांव में महामारी या हैजा फैलता था उस समय वह सवेरे ही स्नान करके लौंग और गुड़ से मिश्रित जलधार, गूगल, धूप आदि जलाती थी। जलधार देती थी और गूगल और धूप जलाती थी। सफाई आदि के प्रति दादी माँ विशेष ध्यान रखती थी। उसके पीछे वो पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता, लेखक कहता है बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब बुखार आने पे मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे नौकर पानी देते था, एक खाना पूरी होती है, जैसे नौकर पानी देता है, महाराज जो है वो खाना दे देते हैं, डॉक्टर आके नाड़ी देख लेता है और कड़वी दवाई को देख कर ही बुखार अपने आप भाग जाता है। इसलिए अब मुझे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता है। इस पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। परोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के साथ आज दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती
फिरी, किसी ने एक पाई हुई न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस पैराग्राफ में लेखक ने दादी की उदारता और किशन भैया के शादी तय होने की खुशी का वर्णन किया है। किशन भैया की शादी तय होती है तो दादी माँ उमंग और उत्साह से भर जाती हैं। वे दिन भर सारे घर में काम करती और सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। पड़ोसने आती तो बहुत बुलाने पे दादी उनके पास आती और कहती, बहन बुरा ना मानना, काम काज का घर है, इसलिए अपने हाथ से काम ना करूं तो एक भी काम नहीं होता है। उसी समय मैं बाहर से आया तो दादी माँ ड्योढ़ी में किसी को डांट रही थी। धीरे से मैंने झांक कर देखा तो रामी की चाची कोने में खड़ी थी और उसी से कह रही थी दादी माँ कि तू मेरे पैसे सूद के साथ आज ही वापस कर दे, रोज कोई ना कोई बहाना बनाती हो। आज फसल कटेगी तब दूंगी, क्या तुम्हारे लिए कोई दूसरी फसल उगेगी। रामी की चाची कहती, रोते हुए दोनों हाथों को जोड़ लेती है और आंचल पकड़ के दादी माँ के पैरों पर झुक जाती है और कहती कि बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और कहती है रामी की चाची, पैसे तो मैं दे दूंगी माँ, लेकिन आज आप न दया करेंगी तो कौन करेगा, कैसे उसका विवाह होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गईं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। लेखक ने उस प्रसंग को हटाने के लिए दादी को कहा कि अरे गरीब है, कभी दे देगी, आप क्यों परेशान कर रही हैं। तो दादी कहती हैं, चलो चलो, बहुत देखा है देने वाले। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया और उस प्रसंग को एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में मैं रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विलंब न होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। इस पैराग्राफ में दादी जहाँ एक दिन धन्नो रामी की चाची को डांट रही थी, वहीं एक दिन वे उसके घर जाकर के उसके पीछे के सारे पैसों को माफ कर देती हैं और उसकी बेटी और 10 रुपए देती भी हैं और कहती हैं, देखना शादी में कोई कमी ना रहे, जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी ही वह हमारी भी बेटी है, अपने गांव के इज्जत का सवाल है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। वह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बड़ी का मन एक सा होता है। उसके बाद किशन भैया के विवाह के दिन आ गए। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही घर में रोज रात भर गीत होते। विवाह
की रात भी अभिनय होता है और विवाह की रात में भी अभिनय होता है। जब बारात चली जाती है तो घर की औरतें नाच गाने और नाटक आदि करती हैं। वह सब एक ही कथा एक ही कहानी होती है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पन्न तक के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसका नाटक वे औरतें करती हैं। इसमें सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात नहीं गया और मेरा ममेरा भाई भी जो बारात जाने के बाद आया था वह भी नहीं जा सका और वह भी बरामदे में ही सो रहा था। औरतों ने उसको हटाने की आपत्ति की तो दादी ने डांट दिया और कहा, लड़के से क्या पर्दा है, उसे वहीं सोने दो। और मुझे भी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद न खुल जाए, निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। मैं चादर ओढ़ के चारपाई पे लेटा था और उन लोगों के सारे क्रियाकलापों को देख रहा था। उसी समय हमें भी जोर से हंसी आ गई और हमारा भांडा फूट गया और सब लोग जान गए। तब देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। फिर दूसरे दिन रास्ते में देबू की माँ मिली और इसको थोड़ा सा डिलीट कर दो जी। देबू की माँ मिली नहीं, अब थोड़ा सा डिलीट कर दो। हमारे हंसने पर देबू की माँ ने चादर खींच ली। देबू की माँ ने उनकी लेखक की चादर खींच ली और दादी से कहा, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, उसे दूध तो पिला दूं। और फिर हाथापाई हमारी शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ गई, गुस्सा गई और लड़के से क्यों लगती हो डांटने लगी। सुबह रास्ते में हमको देबू की माँ मिली, लेखक को देबू की माँ मिली और उन्होंने कहा, अरे वही कल वाला बच्चा। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के आके पीछे छुप गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वाक्या चक्र जीवन को सूखे पने सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम पड़ता। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया से वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और परिस्थितियों के वाक्या चक्र मतलब बवंडर से लेखक दादी माँ की ममता और स्नेहमयी मूर्ति की एक एक बातें याद करता है और कहता है, परिस्थितियाँ कैसे हवा के बवंडर की तरह जीवन के सूखे पने में कैसा नाच नचाती हैं। वह दादी माँ को खूब जानता है। वह दादा की मृत्यु के बाद बहुत उदास रहती। संसार भी उन्हें धोखे का टट्टी क्या होता है, बंद कर देना।